नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में घरेलू वैक्सीन निर्माताओं के प्रयासों की सराहना की। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज की गति बढ़ाने को कहा। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना नियंत्रण प्रयासों में ढील न देने को भी कहा। देश में कोविड टीकाकरण अब 1 अरब 2 करोड़ के आंकड़े के पार। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की रूपरेखा घोषित की। श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। तुर्की ने सामाजिक कार्यकर्ता उस्मान कवला की रिहाई की अपील करने वाले पश्चिमी देशों के 10 राजदूतों को अवांछित व्यक्ति घोषित करने का आदेश दिया। और T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का मुकाबला आज शाम दुबई में अपने पहले ग्रुप मैच में पाकिस्तान से होगा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के इस समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर यह सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे से दोबारा सुना जा सकता है। देश में कोविड टीकाकरण 1 अरब 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। इनमें से 71 करोड़ 53 लाख टीके पहली डोज के रूप में और लगभग 30 करोड़ 49 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 70,71,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वैक्सीन निर्माताओं के साथ बातचीत की। बैठक में वैक्सीन निर्माताओं के अनुभव और वैक्सीन अनुसंधान को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। ये बैठक देश में 100 करोड़ टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के उपलक्ष्य में हुई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साइरस पूनावाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका निर्माण में बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए सभी को प्रेरित किया है। जायडस कैडिला के अध्यक्ष पंकज पटेल ने कहा कि श्री मोदी ने DNA वैक्सीन विकसित करने की दिशा में तेजी से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारे साइंटिस्ट ने और हमारे सब सहकर्मियों ने मिलकर DNA वैक्सीन की डेवलपमेंट की। प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत एनकरेज किया है कि आप करो, भारत सरकार आपके साथ में है, आपको जहां भी असुविधा होगी वहां सपोर्ट करेंगे। और उसी वजह से हम ये वैक्सीन डेवलप कर पाए। उन्होंने UN में इस वैक्सीन का जिक्र भी किया। ये भारत के साइंटिस्ट के लिए और पूरी भारतवर्ष की जनता के लिए बहुत गर्व की बात है। और हमें आशा है ये नया जो अध्याय इनोवेशन का भारत में शुरू हुआ है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और भारत दुनिया में ऑल्सो इनोवेटिव कंट्री की तरह उभर आएगी। विश्व के नेताओं ने 100 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने की उपलब्धियों के लिए भारत की सराहना की है।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की गति तेज करने को कहा है। गौरतलब है कि केंद्र ने इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र लोगों को कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस में टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कोविड की दूसरी डोज देने की गति बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस महीने की 21 तारीख तक देश में 100 करोड़ लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जिन्हें अभी तक दूसरी डोज नहीं दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी डोज के लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक समयबद्ध और जिलावार कार्य योजना तैयार की जा सकती है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना नियंत्रण प्रयासों में ढील न आने दें। त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। संक्रमित इलाकों और 5% से अधिक कोरोना संक्रमण वाले जिलों में लोगों को अधिक संख्या में एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राज्य सरकारों को इस संबंध में पर्याप्त समय रहते आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए। जिन मामलों में अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, उन पर नजर बनाए रखी जानी चाहिए और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के बीच सुरक्षित दूरी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कोरोना प्रबंधन के लिए संक्रमण का पता लगाने, इलाज करने, टीके लगाने और बचाव के अन्य उपाय करने की भी आवश्यकता है। श्री भूषण ने कहा कि जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड की स्थानीय प्रकृति पर पैनी नजर रखनी चाहिए और केंद्र से जारी परामर्श के अनुसार तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कोविड नियमन 15 नवंबर तक बढ़ा दिए हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए सभी दुकानें रात 11 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 1 नवंबर से खुल जाएंगे। कोविड मानकों के अनुरूप फिल्मों की शूटिंग की अनुमति रहेगी, लेकिन राजनीतिक सभाओं और सांस्कृतिक समारोहों पर रोक जारी रहेगी। महाराष्ट्र में कोविड स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में संक्रमण में बढ़ोतरी हो रही है। कल पुणे में सर्वाधिक 7,059 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। सातारा, सांगली, कोल्हापुर और सोलापुर में भी कोविड रोगियों की संख्या बढ़ी है। महाराष्ट्र में कल 1,781 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं और 1,701 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 64,33,919 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.46% है। टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक वीडियो गीत भी जारी किया है। इस गीत को गायक कैलाश खेर ने गाया है। प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल।
जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला, चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में घरेलू वैक्सीन निर्माताओं के प्रयासों की सराहना की। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज की गति बढ़ाने को कहा। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना नियंत्रण प्रयासों में ढील न देने को भी कहा। देश में कोविड टीकाकरण 1 अरब 2 करोड़ के आंकड़े के पार। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की रूपरेखा घोषित की। श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। तुर्की ने सामाजिक कार्यकर्ता उस्मान कवला की रिहाई की अपील करने वाले पश्चिमी देशों के 10 राजदूतों को अवांछित व्यक्ति घोषित करने का आदेश जारी किया। और T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत का मुकाबला आज शाम दुबई में अपने पहले ग्रुप मैच में पाकिस्तान से होगा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की रूपरेखा की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद चुनाव कराए जाएंगे, इसके बाद ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। चुनाव कराने ही कराने, डिलिमिटेशन रोकना। क्यों रोकना? क्योंकि हमारी राजनीति का नुकसान होता है। भाई अब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है। कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा। डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेट हुड का स्टेटस होगा। मैंने देश की पार्लियामेंट में कहा और यही रोड मैप है। अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से आतंकवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और लोग अब सरकारी योजनाओं से सीधे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में युवाओं से बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ एकजुट होने और शांति का अग्रदूत बनने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से केंद्र शासित प्रदेश के विकास में योगदान की अपील की और कहा कि ये उनका दायित्व है। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर युवा क्लब के सदस्यों से बातचीत में गृह मंत्री ने कहा कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर कल श्रीनगर पहुंचे। वे जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर गए और उनकी पत्नी फातिमा अख्तर से मिले। परवेज की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। परवेज अहमद के परिजनों से मिलने के बाद गृह मंत्री ने श्रीनगर में उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्री ने कल श्रीनगर से शारजाह के लिए उड़ान सेवा का भी शुभारंभ किया। घाटी से संयुक्त अरब अमारात के लिए सीधी उड़ान सेवा 11 वर्ष बाद फिर शुरू हुई है। गो फर्स्ट विमान कंपनी से संचालित उड़ान शाम 6:30 पर श्रीनगर से शारजाह के लिए रवाना हुई और रात लगभग 9 बजे संयुक्त अरब अमारात पहुंची। उड़ान सेवा को रवाना करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि सीधी उड़ान सेवा शुरू होने से जम्मू कश्मीर और संयुक्त अरब अमारात के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शारजाह खाड़ी के देशों में हर एयरपोर्ट से बहुत नजदीक है। खाड़ी के देशों में बहुत सारे श्रीनगर के लोग भी बसते हैं, जम्मू के लोग भी बसते हैं और खाड़ी के देशों से कई टूरिस्ट भी जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट शारजाह की शुरू होने के साथ ये सुविधा से भी जम्मू और कश्मीर के टूरिज्म को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और 1 महीनों में श्रीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्रैक्टिकली कन्वर्ट होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन आज गृह मंत्री भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू में शोध केंद्र के 2 चरणों का शुभारंभ करेंगे। वे भगवती नगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोआन ने सामाजिक कार्यकर्ता उस्मान कवला की रिहाई की अपील करने वाले पश्चिमी देशों के 10 राजदूतों को अवांछित व्यक्ति घोषित करने का आदेश अपने विदेश मंत्रालय को दिया है। किसी भी व्यक्ति को अवांछित घोषित करने से उसका राजनयिक दर्जा छिन सकता है और उसे देश छोड़ने को कहा जा सकता है अथवा राजदूत के तौर पर उसकी मान्यता समाप्त की जा सकती है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबान के एक वाहन को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोटों में 2 नागरिक मारे गए और 4 घायल हो गए। तालिबान और स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार सड़क किनारे रखे गए 2 बमों में विस्फोट हुआ। अभी किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन आतंकवादी गुट इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में सक्रिय रहा है। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज दुबई में शाम 7:30 बजे ग्रुप बी के पहले मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत ने अब तक विश्व कप के एक दिवसीय और T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के साथ अपने सभी मैच जीते हैं। एक दिवसीय विश्व कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 7 बार और T20 विश्व कप में 5 बार हो चुका है। भारत इन सभी मैचों में विजयी रहा है। कप्तान विराट कोहली ने मीडिया से कहा कि भारतीय टीम का प्रयास विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन का होगा। As professional cricketers, you eventually start thinking about the situation that you're going to be in as batters and bowlers. And it's very important for us to keep focused on that. Our approach to the game is also certainly not different. ग्रुप ए में आज शारजाह में श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मैच दिन में 3:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से विश्व कप के मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। कल अबू धाबी में प्रतियोगिता के सुपर 12 चरण के पहले मैच में ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 5 विकेट से हराया। कल दुबई में ग्रुप ए के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने मौजूदा चैंपियन वेस्टइंडीज को 6 विकेट से मात दी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज जयदेव कपूर की जयंती है। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1908 को उत्तर प्रदेश के हरदोई में हुआ था। कानपुर के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वे शिव वर्मा के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। 1925 में जयदेव को बनारस में क्रांतिकारी नेटवर्क विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, इसलिए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। वहां भगत सिंह उनके साथ कई दिन तक लिम्बड़ी हॉस्टल में रहे। जयदेव कपूर ने आगरा में बम बनाने का प्रशिक्षण लिया था। उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में असेंबली में बम गिराने की घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जयदेव कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया और अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। जयदेव ने अपने अंतिम समय में भगत सिंह और अन्य साथियों से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। भगत सिंह ने अपने नए जूते ये कहते हुए जयदेव को दिए थे कि पुलिस उन्हें छीन लेगी और कम से कम जयदेव कपूर तो उन्हें पहन सकेंगे। जयदेव कपूर ने उन जूतों को स्मृति के रूप में संभाल कर रखा। वे सेल्यूलर जेल में 16 वर्ष रहे और स्वतंत्रता से कुछ वर्ष पहले रिहा किए गए। हिंदू मुस्लिम से सिखा ने जान की बाजी लागे, भारत मां की छोड़ी एक बूंद लहू की बागे। आज लक्ष्मी सहगल की भी जयंती है। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में हुआ था। लक्ष्मी के पिताजी का नाम एस स्वामीनाथन और माताजी का नाम एवी अम्मुकुट्टी था। अम्मुकुट्टी स्वामीनाथन सामाजिक कार्यकर्ता और स्वाधीनता सेनानी थी, जो बाद में भारत की संविधान सभा की सदस्य भी बनी। हाई स्कूल करने के बाद लक्ष्मी ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1938 में MBBS की डिग्री हासिल की। इस दौरान लक्ष्मी और उनका परिवार स्वाधीनता संघर्ष में भी शामिल रहा। 26 वर्ष की युवा डॉक्टर लक्ष्मी 1940 में सिंगापुर चली गयी। उन्हें पता चला कि सुभाष चंद्र बोस
आजाद हिंद फौज में महिलाओं को भर्ती करने के इच्छुक हैं। जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए तो लक्ष्मी ने उनसे मुलाकात का आग्रह किया। नेताजी से मुलाकात के बाद लक्ष्मी को महिला रेजिमेंट बनाने की जिम्मेदारी मिल गई। नेताजी इतना अच्छी तरह समझाया और उन लोगों को बता दिया कि आप लोग सिर्फ देश का आजादी के लिए नहीं है, महिला मुक्ति के लिए भी आप लोग लड़ेंगे। खराब लगता है कि हमारे देश में हम लोग सिर्फ अंग्रेजों से गुलाम नहीं है, हमारा सामाजिक भी ऐसे बुराइयां हैं जिससे हम लोग खुद गुलाम को बनाते हैं। इस रेजिमेंट को रानी झांसी रेजिमेंट नाम दिया गया। इस तरह डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन कैप्टन लक्ष्मी बन गयीं। दिसंबर 1944 में आजाद हिंद फौज ने बर्मा के लिए कूच किया। मार्च 1944 में जापानी सेना ने ब्रिटिश भारत के पूर्वी क्षेत्र पर हमला शुरू किया। आजाद हिंद फौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप को नया रूप दिया गया। उन्नत जापानी यूनिट के साथ इसका नाम बहादुर ग्रुप रखा गया। इसकी मदद से जापानी सेना ने ऊपरी बर्मा क्षेत्र और मणिपुर में बढ़त बनाई। ब्रिटिश सीमा क्षेत्र में इस बहादुरी भरे कार्य में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक शामिल थे, जिससे उनमें अंग्रेजों को परास्त करने का उत्साह पैदा हुआ। मई 1945 में कैप्टन लक्ष्मी को ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया। वे बर्मा के जंगलों में मार्च 1946 तक नजरबंद रहीं। तब उन्हें भारत भेज दिया गया। कैप्टन लक्ष्मी ने मार्च 1947 में आजाद हिंद फौज के कर्नल प्रेम कुमार सहगल के साथ विवाह किया। विवाह के बाद दोनों लाहौर से कानपुर आ गए, जहां उन्होंने विभाजन के कारण विस्थापित लोगों की चिकित्सा सेवा की। इससे हिंदुओं और मुसलमानों में विश्वास और भाईचारा बढ़ा। 1998 में लक्ष्मी सहगल को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। 23 जुलाई 2012 को 97 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुकने से कानपुर में लक्ष्मी सहगल का निधन हो गया। 24 अक्टूबर रफी अहमद किदवई की भी पुण्यतिथि है। रफी अहमद किदवई का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 18 फरवरी 1894 को हुआ था। किदवई 1920 के दशक में खिलाफत आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय रहे। उस समय तक वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य के रूप में जाने जाते थे। उन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान जेल हुई और 1922 में वे रिहा किए गए। किदवई संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता के बाद उन्हें पहला संचार मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने पहली रात्रिकालीन एयरमेल सेवा का उद्घाटन किया। उसके बाद किदवई को कृषि मंत्री बनाया गया। 24 अक्टूबर 1954 को रफी अहमद किदवई का निधन हो गया। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नौका दौड़ में आज सुबह नौसेना ने 6 पोतों को कोच्चि से गोवा के लिए रवाना किया है। नौसेना की दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल A.K. चावला ने इन्हें झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पोत कोच्चि से गोवा तक की 360 समुद्री मील की दूरी 5 दिन में पूरी करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य रोमांचक समुद्री यात्रा को बढ़ावा देना है। केरल के पर्वतीय क्षेत्रों और कुछ अन्य इलाकों में कल शाम भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। राज्य के पूर्वी क्षेत्रों पथनमथिट्टा, कोट्टयम, इडुक्की, त्रिशूर, कोझिकोड और अन्य इलाकों में बारिश की खबर है। कुछ जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं, हालांकि इनसे कोई नुकसान की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टयम, इडुक्की, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। इन महानगरों में तापमान 18 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश भी हो सकती है। लेह में बारिश के साथ साथ हिमपात की संभावना है। तापमान 0 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इम्फाल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, गैंगटॉक और गुवाहाटी में गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और पुदुचेरी में बादल छाए रहेंगे। इन इलाकों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, गृहमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे को आज लगभग सभी अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, अशांति फैलाने वालों से नरमी नहीं। अखबार ने सौगात और संदेश शीर्षक से मुख्य बातों को विशेष कॉलम में दिया है। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री के आह्वान पर लिखा है, कश्मीरी युवा दें दुश्मन को जवाब। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद बोले शाह, शांति में कोई खलल नहीं डाल सकता। हरिभूमि ने बड़े अक्षरों में लिखा है, सुरक्षा बलों को दिया स्पष्ट संदेश, आतंक को खत्म करने के लिए करें अंतिम वार। कहा, पहले पत्थर फेंकते थे युवा, अब विकास की बात करते हैं। श्रीनगर से शारजाह की उड़ान शुरू होने को भी अखबारों ने साथ ही दिया है। जनसत्ता ने अदालतों में ढांचागत सुविधाओं पर ध्यान देने के प्रधान न्यायाधीश के बयान को सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री की त्योहारों के दौरान कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने और लापरवाही न बरतने की अपील के साथ लिखा है, आलोचकों को जवाब हैं 100 करोड़ टीके। कोरोना की स्थिति पर भी अखबारों की नजर है। राष्ट्रीय सहारा और राजस्थान पत्रिका ने एक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, कोरोना ने भारतीयों की उम्र में 2 वर्ष घटाए। जीवन के प्रति आशा से औसत जीवन का अनुमान लगाते हुए रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, महामारी का सीधा असर लोगों के जीवन की आशा पर पड़ा है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, इनकम टैक्स की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रिटर्न दाखिल करने वालों को आज दिक्कत आ सकती है। दैनिक ट्रिब्यून, हिंदुस्तान, हरिभूमि और राष्ट्रीय सहारा की खबर है, फैजाबाद रेलवे स्टेशन होगा अब अयोध्या कैंट। T20 मैच में आज पाकिस्तान के साथ महामुकाबले पर सभी अखबारों की नजर है। हरिभूमि लिखता है, आज तक भारत से नहीं जीत पाया पाकिस्तान, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। हिंदुस्तान ने लिखा है, पाकिस्तान को पटखनी देने का एक और मौका। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, आज देश मांगे जीत का चंद्रोदय। नवभारत टाइम्स के रविवारीय पृष्ठ में दिल्ली में डेंगू के मामले देखते हुए अखबार लिखता है, कम प्लेटलेट से न घबराएं, विशेषज्ञों का कहना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। कश्मीर और लद्दाख में मौसम का पहला हिमपात भी अखबारों की खबर बना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में घरेलू वैक्सीन निर्माताओं के प्रयासों की सराहना की। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज की गति बढ़ाने को कहा। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोरोना नियंत्रण प्रयासों में ढील न देने को भी कहा। देश में कोविड टीकाकरण 1 अरब 2 करोड़ के आंकड़े के पार। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की रूपरेखा घोषित की। श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। तुर्की ने सामाजिक कार्यकर्ता उस्मान कावला की रिहाई की अपील करने वाले पश्चिमी देशों के 10 राजदूतों को अवांछित व्यक्ति घोषित करने का आदेश दिया। और T20 क्रिकेट
क्रिकेट विश्व कप में आज शाम दुबई में भारत का मुकाबला अपने पहले ग्रुप मैच में पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।